नमस्कार बच्चों, आज हम आरोह का पाठ 8 यानी अध्याय 8 जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र। तो इसका अध्ययन करेंगे। पहले जैसे कि मैं आपको लेखक परिचय बताती हूँ, फिर पाठ की क्या रूपरेखा है, पाठ किस ओर हमको ले जाता है वो जानेंगे, और फिर हम पाठ के सार पे आएंगे। तो चलते हैं हम। अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों। आईने के सामने से लिया गया है। अब चलते हैं हम लेखक परिचय पे। तो कथाकार कृष्णचंद्र का जन्म सन 1914 में पंजाब के वज़ीराबाद गांव जिला गुजराकला में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा पुंछ यानी जो जम्मू कश्मीर में है हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेज़ी में एमए किया। तत्पश्चात उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, लेख आदि लिखे। इनकी प्रमुख रचनाएं एक गिरजा ए खंदक, यूकोलिप्टिस की डाली, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वॉल्यूम, समंदर के किनारे, कागज़ की नाव, मेरी यादों के किनारे, जो कि इनका उपन्यास था, और सन 1977 में इनका देहावसान हो गया। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। तो पाठ में ये प्रस्तुत हास्य काव्य है। ये जो पाठ है ये हास्य कथा है, काव्य नहीं सॉरी कथा है। जामुन का पेड़ में चीज़ों को अनुपात से अधिक फैलाकर दिखाने की और हास्य व्यंग्य की पुरानी परिपाटी की मौजूदगी के कारण घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण तथा अविश्वसनीय जान पड़ती हैं। पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा हो जाती है कि कार्यालयी तौर से पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। इसमें व्यवस्था की संवेदन शून्यता को भी उजागर किया गया है। तो चलते हैं। अब जो ये पाठ है इसमें आप जान ही गए होंगे कि ये पूरी तरह से एक व्यंग है, हास्य व्यंग है, और इसमें एक ऑफिस में कुछ घटना हो जाती है, उसके इर्द गिर्द ही पूरा ये लेख घूमता रहता है। तो चलते हैं हम आप पाठ के सार की ओर। तो होता क्या है कि एक जामुन का पेड़ है और वो गिर जाता है, बरसात मतलब आंधी वगैरह आती है और उसमें एक आदमी दब जाता है। कहानी यहाँ से शुरू होती। रात की आंधी चलने से सचिवालय, जिसको सेक्रेटेरिएट कहा गया है, के पार्क में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया और सुबह माली ने देखा कि उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। उसने तुरंत ये सूचना चपरासी को दी। चपरासी दौड़ता हुआ क्लर्क के पास गया, क्लर्क सुप्रिटेंडेंट के पास और सुप्रिटेंडेंट दौड़ता हुआ लॉन में आया। इस तरह मिनटों में दबे हुए आदमी के पास एक भीड़ इकट्ठा हो गई। क्लर्कों को रसीले जामुन की याद आ रही थी। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा। उन्हें उस आदमी के जीवित होने में संदेह था, लेकिन तभी वह दबा आदमी कराहते हुए बोल पड़ा। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुप्रिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से होते हुए मिनिस्टर के पास पहुंच जाती है। मंत्री के चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बात नीचे तक पहुंची और फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर तक पेड़ के चारों ओर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी अनुमति के बिना पेड़ हटाना चाहते थे, लेकिन उसी समय सुप्रिटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया और कहा कि हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके
कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। यह काम कृषि विभाग का है। दूसरे दिन कृषि विभाग ने पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी जो थी वो व्यापार विभाग पर फिर से डाल दी। व्यापार विभाग ने पुनः कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला लिया गया, क्योंकि ये फलदार पेड़ था और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। अब क्या हुआ, चारों तरफ का पहरा था, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला आ जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि इतना तुम्हारे जो ये तना है वो तुम्हारे कूल्हे पर ही गिरा है, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से चला गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम ज़ोर शोर से चल रही है, अतः जामुन के पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिर हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा पेड़ काटने से मना करने पर वहाँ खड़े लोग पेड़ को बचाने के लिए अपने अपने सुझाव देने लगते हैं। एक मनचले आदमी को ही काटने की बात कर देता है, क्योंकि उसे पेड़ कहता है कि आदमी को ही काट दे, एक व्यक्ति को कहता है आदमी को ही काट देते हैं तो पेड़ तो बचा रहेगा, और दूसरा कहता है इसमें आदमी मर जाएगा। तो काटने वाला सुझाव देने वाला आदमी जो वो तर्क देता है कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत उन्नति कर चुकी है, यदि आदमी को 20 से काट कर निकाल लिया जाए तो फिर उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग को भेजी गई। वहाँ से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है पर ऑपरेशन भी सफल हो जाएगा, किंतु आदमी मर जाएगा, अतः प्लास्टिक सर्जरी का फैसला रद्द हो जाता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट से सभी सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, वहाँ केस के सुलझाने की संभावना है या केस सुलझ सकता है। विभाग की लेट लतीफ़ी को देखकर दबा हुआ आदमी एक शेर सुनाता है। कहता है, जो आदमी दबा था वो शेर कहता और कहता है, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर माली हैरान हो गया। आदमी के शायर होने की बात सारे सचिवालय और फिर एक चर्चा पूरे शहर में फैल गई। वहाँ तरह तरह के कवि व शायर इकट्ठे हो गए। वे सभी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। कई क्लर्क उस आदमी को अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब सब कमेटी को यह पता चला तो उसने यह मामला कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया। साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची और सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंच गया। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है तथा कुछ दिन पहले ही उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा कवि उसकी अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा उससे कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव उसे वहाँ से निकालने का आश्वासन देकर चला गया। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी। आदमी ने उसे पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना की तो इसमें उसने अपनी असमर्थता जताई। उसने कहा कि यदि तुम मर गए तो हम तुम्हारी पत्नी को वजीफा दे सकते हैं। उनके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चरल से है। पेड़ काटने का काम आरी कुल्हाड़ी से होगा, इसलिए वन विभाग को लिख कर दिया गया है। शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। माली खुश हुआ।
दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य फिर से रोक दिया गया। वास्तव में यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे। पिटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है, अतः दो हिस्सों के संबंधों को मधुर बनाने के लिए एक आदमी का जीवन बलिदान दिया जा सकता है। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे में से सुबह वापस आ गए। अब वे ही निर्णय देंगे। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी स्वयं पर लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई है। परंतु कवि का हाथ ठंडा था। आँखों की पुतलियाँ निर्जीव पथरा गई थी और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी, क्योंकि उसके जीवन की फाइल जो थी वो पूरी हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, जो कि ये विभाग की पूरी प्रक्रिया के अंदर उसके प्राणों का अंत हो चुका था। तो इस व्यंग में बताया गया कि जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी का दबना, फिर सरकारी विभागों का निराशाजनक व्यवहार, फिर हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा पेड़ काटने से मना कर देना, फिर पेड़ को बचाने के लोगों को सुझाव दे देना, लोग सुझाव देने लगे, और दबे व्यक्ति का फिर से शायर हो जाना, पेड़ काटने में विदेश विभाग द्वारा क्या अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो सकती थी इसका हवाला देना, पेड़ काटने की अनुमति तब मिलना जब प्रधानमंत्री आ जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के होते होते उस व्यक्ति का प्राणांत हो गया था। तो ये एक व्यवस्था की ओर इंगित करती है कि किसी व्यवस्था में इस तरह की जब क्रियाएं होती हैं तो वो जो प्रक्रिया चल रही होती है जिसका कार्य हो रहता है उसका अंत हो जाता है। तो आशा है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।